नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि घटना चक्र की ये सीरीज बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और आज इस सीरीज का 11वां पार्ट होगा। मतलब कहें तो आज से इससे पहले 10 पार्ट हो चुके हैं, जो कि ज़्यादा टाइम के नहीं है। 1 घंटा के आसपास सारे पार्ट्स हैं। आप इस सारे पार्ट्सों को अच्छे से देखिए और इससे भी देखिए, कंप्लीटली वीडियो को देखा करें, जो कि आपको वनडे एग्जाम से लेकर पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। आइए हम देखते हैं किसान आंदोलन। ठीक है ना, क्या देखते हैं? किसान आंदोलन और किसान सभा। ओके, अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अदरवाइज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताया करें कि किस तरीके की आपको वीडियो लग रही है। तो किसान आंदोलन और किसान सभा क्या है देखते हैं। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसान को संगठित करना शुरू किया और संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 को इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया, फिर इसका नेक्स्ट है। देखो, अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1918 में दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया था। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठन विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है ना, क्या नाम है? झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा। ठीक है ना, आप सभी दोस्त बहुत अच्छे तरीके से देखते रहें, कंप्लीट वीडियो को देखा करें, क्योंकि बहुत मदद होगी। और यदि वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। बाबा रामचंद्र ने, क्या नया चेहरा है? बाबा रामचंद्र ने, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र कौन थे? तो हम पहचानेंगे इन्हें यहाँ से। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वे वर्ष 1920 के मध्य में एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। आप याद रखें कि बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे। क्लियर है ना? बहुत इत्मीनान से देखते रहे। इसमें हम कम से कम 4 टॉपिक क्लियर कराऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से। और पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में या कहीं रेलवे के किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 101% देखने को मिलेंगे आपको। तो बहुत इत्मीनान से देखते रहिए। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। क्लियर है ना? किसानों के उन्मूलन का क्या मतलब होता है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन मतलब जमींदारी प्रथा का हटाना तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण किसान प्राण कहा जाता है। समझ में आया नहीं आया? कितना इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1936 में लखनऊ के अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया था। क्लियर है ना? फैजपुर के कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की थी। ओके, एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में, जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे, किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा
लगाने में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा लेकर थी। नेक्स्ट क्या है देखो, किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। क्लियर है ना, किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग क्या थी वो देखते हैं। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया गया। वर्ष 1928 में सूरत जिले में बारदोली तालुके में वर्ष 1928 में यहाँ का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ना, उन्हें यहाँ पे ही सरदार कहा गया था। याद रखिए, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं भाई साहब। ठीक है बच्चा। बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रहा था। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्लियर है ना, देखो आ गया। 1928 में कृषक आंदोलन नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की सितंबर 1946 में। दोस्तों बहुत इत्मीनान से सुनते रहिए, पूरी वीडियो को सुना करें, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और यदि ना मिले तो कमेंट करके फिर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए फ्री में, और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर अपनी सलाह मशवरा बताएं, एडवाइस करें कि सर किस तरीके से वीडियो और इफेक्टिव रहेगी। क्लियर है ना। तिवांगा आंदोलन प्रारंभ किया गया कब? 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिवांगा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में बर्गादारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा बर्गादारों का हो। आंदोलन से उत्तरीय बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसी जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा भावे जी ठहरे हुए थे। पोचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रयास किया। रामचंद्र कौन थे बताइए? महाराष्ट्र ब्राह्मण परिवार के महाराष्ट्र के सदस्य थे ना। तो इन्होंने क्या किया? 100 एकड़ भूमि देने का प्रयास किया था। किसको? हरिजन परिवारों के लिए, है ना। 40 हरिजन परिवारों के लिए 100 एकड़, मतलब 2.5 एकड़ एक हरिजन परिवार को। यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा जी के पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि लगभग 50 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। बहुत बड़ी मात्रा में भूमि दी हुई थी हमें भाई साहब। आइए देखते हैं इसके से संबंधित सारे क्वेश्चन, जो कि IAS, PCS, RAS, झारखंड PCS, उत्तराखंड PCS, राजस्थान PCS, MP PCS, भिन्न भिन्न जगह में क्वेश्चन आए हुए हैं। वो हम सारे क्वेश्चन को डिकोड करूंगा। अब देखते हैं, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, तो सीधी बात है बिजौलिया, क्योंकि विकल्पों में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था। 1915 में विजय पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। क्लियर है ना, यहाँ से क्वेश्चन आया। IAS 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है ना। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो ये रहा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो अवध था। अब है 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सम्मिलित कीजिए हुई खुदाई खिदमतगार, एका थर्ड, सहजानंद सरस्वती खुदाई खिदमतगार, स्वामी रामानंद, अब्दुल हमीद,
ये सारे मिलाएंगे तो ए का थर्ड हो जाए सहजानंद सरस्वती बिहार, खुदाई खिदमतगार NWFP स्वामी रामानंद दक्षिण असम, अब्दुल हमीद खां हैदराबाद। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? स्वामी सहजानंद, है ना। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था तथा अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना था। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन। ये है एका आंदोलन का नेतृत्व 1921-22 का नेतृत्व पिछड़ी जाति की मदारी पासी ने किया। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतों जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया था। क्लियर है ना। बहुत अच्छे से देखते रहिए वीडियो को, कंप्लीट को देखिए। वीडियो कंप्लीट देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आते जाते ऐसे समय में कुछ भी नहीं आएगा। कंप्लीट पूरा घटना चक्र मैं कराऊंगा हिस्ट्री का, ठीक है ना। और कमेंट करके अपने राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें जरूर। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। क्लियर है ना। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा इसके महासचिव चुने गए। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1936 में फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। 11 नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थापित 12 नंबर है क्वेश्चन, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो ये NG रंगा थे, ठीक है ना। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था? तो 1936 ही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? ये लखनऊ जगह थी, आपको सबको मालूम है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें भी स्वामी सहजानंद सरस्वती है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा संस्थापक अध्यक्ष थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, स्वामी सहजानंद का संबंध था? तो ये है बिहार के किसान आंदोलन के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया था? तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते रहिए और एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार रिवीजन करना पड़ेगा अगर आपको किसी भी एग्जाम को निकालना चाहिए। तो अगर किसी एग्जाम निकालना चाहते हैं तो एक वीडियो को 2-2, 3-3 बार देखें, वीडियो को कंप्लीट देखें, स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा घटना चक्र की सीरीज कराऊंगा और करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा ने भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन बिहार में, क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद। इसमें दिया गया है, 20 नंबर है, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ेगा। ये देखो, ये जो यहाँ पे है देखो, एक सेकंड, हाँ, बारदोली का सत्याग्रह, तो यहाँ से ये हो गया। फिर आपका भारतीय किसान संस्थान, तो स्वामी संस्थानंद सरस्वती से जुड़ जाएगा। फिर आपका बंगाल प्रजा पार्टी, तो भैया ये बताओ, तो ये हो जाएगा फजलुल, और ये बकासा संघर्ष NG रंगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो और क्वेश्चन नेक्स्ट है 21 और 21 क्वेश्चन बोल रहा है बहुत अच्छे से, बहादुर सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो सबको मालूम होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी आंदोलन में इन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी बारदोली की महिलाओं द्वारा। क्लियर। और बहुत इंपॉर्टेंट ये
सत्याग्रह था। 22 नंबर, निम्न में किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? किसी बात है बहादुरी सत्याग्रह में। फिर देखिए, सॉरी, देखो, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सीधी सी बात है, तो ए महात्मा गांधी ने। वल्लभ भाई पटेल, अब इसमें औरत वो किसान बारदोली महिलाएं नहीं है, तो महात्मा गांधी कैसे? सुनो, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदोली सत्याग्रह के समय ही यह यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वो ही फिर है कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह। 25 है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर तो ये है, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम लोग भाई साहब, बहुत अच्छे से देखते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है ट्रेड यूनियन साम्यवादी दल। तो 26 क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। 27 है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक उससे संबंध था? ये दोनों नहीं है, 27 का सी हो सकता है। मैं देखने कहा, पोचमपल्ली बिल्कुल राइट सही आंसर। 28 है, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में हुई थी। भूदान 20 नंबर क्वेश्चन 29 है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। इसका अगर आप डिस्प्ले एक्सप्लेनेशन देखें तो इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लें, इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण था। अब है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। तो ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल को हम देखते हैं, एक नया टॉपिक और ये अच्छा टॉपिक है। ट्रेड यूनियन बीपी बाड़िया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था, है ना। इसके शीघ्र बाद मुंबई में 2, कलकत्ता में 1 भारतीय नाविक संघ और मद्रास में 4 मजदूर संघ बने। अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देखते रहिए, अहमदाबाद टेक्सटाइल्स लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1928 में महात्मा गांधी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला लिया। इसके प्रथम उपाध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, उपाध्यक्ष नहीं अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल इसके अध्यक्ष थे। 1929 में नागपुर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी द्वारा की गई थी। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा मेरे, यह लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी ने की थी। लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए एम.एन. राय जो थे वो लेनिन के नियंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्ट पर मुकदमा चला दिया गया। ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए, यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन सा? कम्युनिस्ट वाला। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1924 में एम.एन. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और श्रृंगार बेलू चेट्टियार पर कानपुर में
मुकदमा चलाया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926-1939 तक माना जाता है। इस दौरान M.N. राय, मुजफ्फर अहमद श्रीपाद इडांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना M.N. रॉय ने की थी। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना M.N. रॉय ने की थी। सोमेंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1934 में रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। क्लियर है ना? तो ये बहुत इत्मीनान से देखिए। सोमेंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1934 में रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। अब इसके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन सारे इसी टॉपिक से मिले जुले होंगे और बहुत इत्मीनान से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत आराम हम आपका टॉपिक क्लियर करा रहे हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, कंप्लीट वीडियो को देखा करें ताकि आपका भी भविष्य एकदम सुंदरमय हो, प्रकाशमय हो और मेरी थोड़ी भी सपोर्ट हो जाए और आपका आगे की प्रक्रिया चलती रहे। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की, तो ये किसने की थी? B.P. बाड़िया ने। क्लियर है ना? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी, 1918 में की थी। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ के कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1920 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फिर देखें, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये लाला लाजपत राय थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1929 में नागपुर के संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये भी जवाहरलाल नेहरू। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, देखो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है और ऊपर क्या थी? ऑल इंडिया, ये भी थी। ये सत्र की उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता पूछ रहा है भाई साहब, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाब बहुत दोनों क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, देखते रहिए। कम्युनिस्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो M.N. राय थे। ठीक है ना? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे आपके M.N. रॉय। क्वेश्चन नंबर 9 है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो M.N. रॉय थे। क्वेश्चन नंबर 9 का ये देखें, 17 अक्टूबर 1920 को M.N. रॉय ने अबानी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद शरीफ के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 10 है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये था साम्यवादी आंदोलन। अब क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। वर्ष 1929-30 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में 33 श्रमिक नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसकी पूरे विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, H.G. वेल्स और हेराल्ड लास्की, रोमा रोला तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। ठीक है ना? ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था तो 1926 से 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन बोल देखते हैं। 1940 में रेडिकल, दोस्तों आप सभी लोग अच्छे से देख रहे हैं ना? कंप्लीट देखो और जल्दी से लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट करके बताइए फटाफट, है ना? जरूर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि अभी बहुत आगे तक पहुंचना है ना? और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर किया करें क्योंकि उद्देश्य मेरा यही है कि बहुत जगह तक वीडियो को देखा जा सके और बहुत जगह तक पहुंची जाए। सबका साथ सबका विकास, है ना? 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया?
तो ये थे एम.एन. रॉय। क्लियर है ना। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो सचिंद्र सन्याल ने बंदी जीवन सौमेंद्र टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो ये है क्रांतिकारी साम्यवाद। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड कितना इंपॉर्टेंट है ना। ये देखिए, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। तो भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसकी उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार द्वारा ये चाहे जब चाहे जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है। इसलिए इस कानून को बिना वकील बिना दलील कानून कहा गया। क्लियर। ये सारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसीलिए हमने कलर कर लिया। ठीक है ना। तो चेम्सफोर्ड कार्यालय में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम एक्ट के विरुद्ध था। 1929 में प्रारंभ सत्याग्रह। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। ये होम रूल, खिलाफत, सत्याग्रह। ठीक है। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर की जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच बहुत अच्छे से देखते रहिए। ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन गठन किया था। इस कमीशन ने क्या कहा? उसने कहा कोई दोषी नहीं है हमारा तो भाई। इस कमीशन में C.S. सीतलवाल, पंडित जगन नारायण और मुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें एक दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था। भीड़ अधिकता के कारण देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। ये देखो कितना गधा है ना। 7 हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रितानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। किसे? ऊधम सिंह, पंजाब के थे। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पॉइंट, मैं अंडरलाइन करूंगा। मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा। दीनबंधु C.F. एंड्रूज ने
जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की थी। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? सी नंबर है, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। एक सेकंड, हाँ, रॉलेट एक्ट लिया बाबा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन को आती है, रॉलेट एक्ट लगाने का क्या प्रयोजन था? तो ये है बी नंबर, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था? तो ये है सन 1919 में। फोर नंबर है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड वर्ष 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्वेश्चन 8 नंबर है भाई साहब, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय किसानों ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसी कदम था? तो रॉलेट सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 13 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब? 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो एक रॉलेट सत्याग्रह वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो जलियांवाला त्रासदी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? तो अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जलियांवाला बाग। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई, जबकि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो मेला था ना, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनने के विरोध में प्रदर्शन करने जलियांवाला बाग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे? तो जमनालाल बजाज या रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा, समय आ गया है, अब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों में से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर आपका 21 होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा देखते रहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि वापस की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 23 है, निम्नलिखित में से किसने विरोध में रवि नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार है, रवि दी थी। तो जलियांवाला बाग। 25 देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, बिल्कुल सही भी है, असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ये गलत है ना। जलियांवाला बाग। 26 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकरन नायर ने। 27 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो नंबर सी है, सर शंकरन नायर ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला
कांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दी रविन्द्रनाथ टैगोर। 20 नंबर 9 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताइए। तो 1 नंबर जलियांवाला बाग नरसंहार, फिर डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया, 1919 का अमृतसर आंदोलन। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताओ, कमेंट करके बताते रहिए, है ना। 29 का और इसका ऑप्शन देख रहे हैं, इसका ऑप्शन एक और होगा। दो, एक और 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। दोस्तों 1 सेकंड, थोड़ा पानी पी लें। क्वेश्चन नंबर है 31, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? उधम सिंह ने। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। 32 है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारी? उधम, सबको मालूम है, उधम सिंह ने लंदन में मारा डायर। तो नेक्स्ट है जलियांवाला बाग 34 क्या है? जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी। 1919 35 है, 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड समय भारत का वायसराय कौन था? तो चैम्सफोर्ड थे। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार। 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? तो द रॉलेट एक्ट। क्लियर। आइए अब देखते हैं हम टॉपिक खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन क्या है, सुने और समझें। खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी शामिल थे तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया था। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्हें तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हुए। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली 23-24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में 24 नवंबर को अध्यक्षता महात्मा गांधी ने प्रदान की। 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत
आंदोलन को एक अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में नहीं प्राप्त हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलनों में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान आजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी। पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन के देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म न लाने की सलाह दी थी। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उन्होंने उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। मौलाना अब्दुल अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां और हजरत मोहानी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। ये सारे मुस्लिम सहयोगी भी थे ना। अली जिन्ना ने विरोध किया था। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो ये 1-2 शौकत अली और अहमद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। खिलाफत आंदोलन प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो मौलाना अबुल अली और शौकत अली। थर्ड क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन कौन से थे? तो 1 और 4, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो ये है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफत अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों को सहयोग प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 6 है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था तो गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसान खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः नहीं देखा जा सकता, गांधी जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो हकीम अजमल खान। क्वेश्चन नंबर है 9, महात्मा गांधी को किसने सावधान किया था? कि मुस्लिम जिन्ना ने किया था। 10th है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन की गंभीरता भर्त्सना की थी? तो M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। 11 है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो भैया हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12। कितना क्वेश्चन है इसमें देखते हैं कंप्लीट, बस ये थोड़े क्वेश्चन हैं। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। 13 नंबर देख लो, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः है खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा 14 रह गया अभी ना। 14 रहा। निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय। अब क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 देखते हैं। वर्ष 1920 का खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एंचिशन के इस कथन का संबंध था? खिलाफत और असहयोग आंदोलन। 17 है, 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन की। अब हम देखेंगे असहयोग आंदोलन। क्लियर है?
हम क्या देखेंगे, असहयोग आंदोलन।